मीना जी वो बहुत ही मृदुभाषी, कार्यकुशल और खुशमिजाज मन की थी। उन्होंने वर वधू को गृह प्रवेश कराया। बनारसी साड़ी में लिपटी हुई, सिमटी सी, संकुचित सी घूंघट किए खड़ी थी बहू। दोनों ने सास के पैर छुए। बाकी सभी रिश्तेदारों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, इसलिए वो दिखाई कल के लिए रखी गई थी। विवाह के बाद की प्रथाएं संपन्न करवाकर मोहन जी आराम करने चले गए। क्या सोच रही है? बहू की मुंह दिखाई कीजिए ना, कब से बेचारी आंखें बंद किए बैठी है। मोहन जी हाथ में खानदानी चूड़ा थामे संज्ञा सून खड़े रह गए। ज्यादा देर खड़ा होना भी मानो मुश्किल लग रहा था। मुझे चक्कर आ रहा है, कहते हुए उन्होंने दीवार का सहारा ले लिया और तेजी से हॉल से बाहर निकल आए। अपने कमरे में आकर वो धम्म से कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मीनू दौड़ कर आए हों। पीछे पीछे मीना जी भी दौड़ी आई। क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। आप आराम करें। लगता है शादी का गरिष्ठ भोजन और नींद की कमी आपको तकलीफ दे गई है। मुझे अकेला ही रहने दो, किसी को यहाँ मत आने देना। हाँ हाँ, मैं बाहर बोलकर आती हूँ, वो जाते जाते बोली। नहीं मीना, तुम भी नहीं। मोहन जी एकांत में अपने मन की व्यथा का मंथन करना चाहते थे। जो स्थिति एकदम से उनके सामने आ गई थी, उसे वो जीवन पर्यंत कैसे निभा पाएंगे, इसी पर विचार करना चाहते थे। पत्नी को भी आश्चर्य हुआ कि उसे भी रुकने से मना कर रहे हैं। फिर कुछ सोच पंखा तेज करके वो बाहर निकल गई। धीरे धीरे घर में सन्नाटा फैल गया। मीना जी 2-3 बार आकर झांक गई थी। मोहन जी आंख बंद किए लेटे रहे। एक बार बेटा आदित्य भी झांक गया, लेकिन उन्हें चैन से सोता देखकर चुपचाप बाहर निकल गया। मोहन सो कहाँ रहे थे? वो तो जानबूझकर बेटे को देखकर सोने का नाटक कर रहे थे। सन्नाटे में उन्हें महसूस हुआ वो गुजरती रात अपने अंदर कितना बड़ा तूफान समेटे हुए है। बेटे व बहू की ये सुहाग रात एक पल में तूफान की जोर से धराशायी हो सकती है। अपने अंदर का तूफान वो दबाए रहे या बहने दे। मोहन जी की आंख के कोरों में आंसू आकर ठहर गए थे। मीना जी आई, उन्हें निहार कर और सोफे पर सोता देखकर स्वयं भी सोफे से कुशन उठाकर सिर के नीचे लगा कालीन पर ही लुढ़क गई थी। आदित्य ने कई बार डॉक्टर बुलाने के लिए कहा था, पर मोहन जी होठ सिए बैठे रहे थे। पति के शब्दों का अक्षरशः पालन करने वाली मीना ने भी जोर नहीं दिया। विवाह के 30 वर्षों में कभी छोटी मोटी तकरार के अलावा कोई ऐसी चोट नहीं दी थी जिस पर घाव हूं। मोहन जी को जब पक्का यकीन हो गया कि मीना जी सो गई हैं, तो उन्होंने आंखें खोल दी। तब तक आंखों की कोरों के आंसू सूख चुके थे। वो चुपचाप उठकर बैठ गए। कमरे में धीमा नीला प्रकाश फैला था। बाहर अंधेरा था। दूर छत की छाजन पर बिजली की झालरें अभी भी सजी हुई थी। रात के इस पहर यदि कोई जाग रहा होगा तो वो आदित्य और उसकी पत्नी, या फिर वो स्वयं। उन्होंने बेबसी से अपने होठों को भींच लिया। काश उन्होंने बहू राधा को पहले देख लिया होता। काश वो दुबई ही नहीं गए होते। उनके बेटे के गले लगने वाली राधा जाने कितनों के गले लग चुकी होगी। कैसे बताएं वो सूरज को और मीना जी को, जिसे वो गृह स्वामिनी बना के लाए हैं। वो किंकर बनने के योग्य भी नहीं है। वो एक गिरी हुई चरित्रहीन लड़की है। अंधकार में दूर बिजली की झिलमिल में उन्हें 1 वर्ष पूर्व की घटना याद आई तो वे पीछे अतीत में लुढ़क गए। मोहन जी का ऊन का व्यापार था। इसमें काफी नाम व पैसा कमाया था उन्होंने। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सभी व्यसनों से दूर मोहन जी ने जो पैसा कमाया वो घर परिवार पर ही खर्च किया। पत्नी मीना जी व पुत्र आदित्य के बीच उनका बहुत खुशहाल परिवार था। 1 साल पहले उन्हें व्यापार के सिलसिले में दुबई जाना पड़ा था। वे एक अच्छे होटल में ठहरे थे। वहां नागपुर की एक पार्टी से उनकी मुलाकात होनी थी। नियत समय पर वे शाम के 7 बजे होटल के कमरे में पहुंचे थे। लिफ्ट से जाकर उन्होंने होटल का कमरा नंबर 306 के दरवाजे पर यूं ही हाथ रखा था। फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक झटके से दरवाजा खुला और एक लड़की तेजी से बाहर निकली। उस लड़की का पूरा चेहरा उनके सामने था। उस लड़की की तरफ वे आकर्षित हुए। कंधे पर थैला टांगे आकर्षक वस्तु में घबराई हुई सी वो युवती तेजी से बिना उनकी तरफ देखे बाहर निकल गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि वापस लौट जाए, पता नहीं अंदर क्या चल रहा हो, कि तभी सामने मिस्टर शर्मा जी जो नागपुर से आए थे दिख गए। तो वापस लौटना मुश्किल हो गया। आइए मोहन जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था।
कैसी रही आपकी यात्रा? जी बहुत अच्छी। पर मिस्टर शर्मा, वो लड़की? ओह, वे उस समय पैंट और शर्ट पहन रहे थे। मुस्कुराकर बोले, ये तो मौज मस्ती की चीजें हैं भाई मोहन जी। हम ऊपरी कमाई वाला पैसा दो ही चीजों पर खर्च करते हैं, बीवी के जेवरों और ऐसी लड़कियों पर। शर्मा जी जोर से हंस पड़े। मोहन जी का जी खराब हो गया। लानत है ऐसे पैसे और ऐश पर। लाखों के नुकसान की बात ना होती तो शायद वो वापस लौट जाते, लेकिन बातचीत के बीच वो लड़की उनके जहन से एक सेकंड भी नहीं उतरी। क्या मजबूरी थी उसकी? क्यों इस धंधे में लगी है? इतने अनाड़ी तो वो नहीं थे। जानते थे पैसे देकर ऐसी लड़कियों का प्रबंध आराम से हो जाता है। होटल में ठहरे उनके व्यवसायी मित्र ने जरूर उसे पैसे देकर बुलवाया होगा। उस वक्त वे उस लड़की की आंखों का पनीलापन भी भूल गए थे। याद था तो सिर्फ इतना कि वो एक बुरी लड़की है। नोएडा लौटकर वे अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ माह बीत गए, तभी उन्हें 3 माह के लिए दुबई जाना पड़ गया। दुबई में गर्मी का मौसम था। इसका मतलब ये नहीं कि वहां सूर्य अंगारे उगलने लगा था, बल्कि ये कहें कि सूर्य भी अब उगने लगा था। वरना सर्दी में तो वो भी रजाई में दुबका बैठा था। सूर्य की गर्मी से अब 6 महीने से जमी हुई बर्फ पिघलने लगी थी। पेड़ भी अब हरे भरे होकर झूमने लगे थे, वरना सर्दी में तो वो भी ज्यादातर बर्फ में ही डूबे रहते थे। कुल मिलाकर एक भारतीय की नजर से मौसम सुहाना हो गया था। जब मोहन जी दुबई में थे, आदित्य का रिश्ता तभी पत्नी ने तय कर दिया था। उनके लौटने के 2 दिनों के बाद की शादी की तारीख पड़ी थी। दुबई से बहू के लिए वो कीमती उपहार भी लाए थे। आने पर मीना जी ने कहा भी था, मीनाक्षी को तुम जानते हो ना? हाँ भाई, तुम्ही ने तो बताया था कि मुंबई में रहती है। हाँ, उसी की बेटी राधा है ना? मीना जी बोली। सच पूछो तो पहले मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं तुम इनकार ना कर दो कि एक साधारण परिवार की लड़की को। पगली, उसकी बात काटकर मोहन जी ने कहा, इतना पैसा हमारे पास है, हमें तो सिर्फ एक सुशील बहू चाहिए। मीनाक्षी मेरी बचपन की सहेली थी। शादी के बाद पति के साथ वो मुंबई चली गई थी। 10 वर्ष हुए अनुज भाई साहब को गुजरे हुए। तब से बेटी राधा ने ही नौकरी करके परिवार को चलाया है। सुनो, उसका एक छोटा भाई भी है जो इस वर्ष इंजीनियरिंग में चुन लिया गया है। मैंने मीनाक्षी से कह दिया है कि बेटी की पढ़ाई के खर्च की चिंता वो ना करे। हम ये जिम्मेदारी प्यार से उठाना चाहते हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा? मीना, ये घर तुम्हारा है और फैसला भी तुम्हारा। वो हंसकर बोले थे। पर बहू की फोटो तो देख लो। अब कितने दिन बचे हैं? इकट्ठे दुल्हन के लिबास में ही बहू को देखूंगा। हाँ, अपना आदित्य तो खुश है ना? एक ही तो बेटा है, उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी हो सकती है? मीना जी बोली। शादी के दौरान भी वो राधा को ठीक से ना देख पाए थे। जब भी कोई उन्हें दूल्हा दुल्हन के स्टेज पर उनके साथ फोटो लेने के लिए बुलाने आता तो आधे रास्ते से फिर कोई खींच के ले जाता। बहू की माथा ढकाई पर वो घूंघट में थी। काश उसी समय उन्होंने फोटो देख ली होती। चींची के शोर पर मोहन जी वर्तमान में लौट आए। सुबह का धुंधला फैल रहा था, लेकिन उनके घर की कालिमा धीरे धीरे और गहरा रही थी। नाश्ते के समय भी जब वो बाहर नहीं निकले तो आदित्य डॉक्टर को बुला लाया। उसने चेकअप के बाद कहा, कुछ तनाव है, लगता है सोए भी नहीं है। ये दवा दे दीजिएगा, इन्हें नींद आनी जरूरी है। घर भर परेशान था। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो एकदम से बीमार पड़ गए? बहू ने आकर उनके पांव छुए और थोड़ी देर वो वहां खड़ी भी रही, लेकिन वो आंखें बंद किए पड़े रहे। बाबूजी, आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है, आंख बंद किए उन्होंने उत्तर दिया। बहू लौट गई थी। मोहन जी का जी चाहा कि इस लड़की को फौरन घर से निकाल दे। यदि ये सारी जिंदगी इस घर में रहेगी तो भला वो कैसे जी पाएंगे? इस घर की हर सांस, हर कोना उन्हें ये एहसास कराता रहेगा कि उनकी बहू एक गिरी हुई लड़की है। इस सत्य से अनभिज्ञ मीना और आदित्य कितने खुश हैं। वो समझ रहे हैं कि राधा के रूप में घर में खुशियां आ गई हैं। अजीब कश्मकश में है जो उन्हें ना तो जीने दे रही है और ना ही मरने। दूसरे दिन जब उन्होंने मीना से किसी पहाड़ी जगह चलने की बात कही तो वो हंस दी। सठिया गए हो क्या? विवाह हुआ है बेटे का, हनीमून मनाने हम चले, लोग क्या कहेंगे? तो बेटे बहू को भेज दो। उनका तो रिजर्वेशन था, पर बहू ही तैयार नहीं हुई कि पिताजी अस्वस्थ हैं, हम अभी नहीं जाएंगे। वो चिढ़ गए। शराफत
वो शालीनता का अच्छा नाटक कर रही है ये लड़की। जी हल्का करने के लिए वो फैक्ट्री चले गए। वहां सभी उनके हाल लेने के लिए आतुर थे, लेकिन इतने लोगों के बीच वो भी सहज नहीं हो पाए। चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे, ना कोई फाइल खोलकर देखी, ना ही किसी से कोई बात की। जिसने जो भी पूछा हाँ हूं में उत्तर दे दिया। धीरे धीरे मोहन जी शिथिल होते गए। कारोबार को बेटे ने संभाल लिया था। मीना समझ रही थी दुबई में पति के साथ कुछ ऐसा घटा है जिसने इन्हें तनाव से भर दिया है। 11 माह गुजर गए। राधा के पांव उन दिनों भारी थे। अचानक काम के सिलसिले में दुबई जाने की बात आई तो आदित्य ने जाने की तैयारी कर ली, पर मोहन जी ने उसे मना कर दिया। दुबई के नाम से एक दबी चिंगारी फिर से भड़क उठी। इतने दिनों के बाद भी वो उनके मन से निकल ना पाई थी। मन में मंथन अभी भी चालू था। दुबई जाकर वो एक बार राधा के विषय में पता करना चाहती थी। ये प्रमाणित करना होगा कि राधा की गुजरी जिंदगी गंदी थी। बलात्कार की शिकार या मजबूरी में इस कार्य में लगी युवती को चाहे वो एक बार अपना लेते, पर स्वेच्छा से इस कार्य में लगी युवती को वो माफ करने को तैयार नहीं थे। एक बार यदि प्रमाण मिल जाए तो वो बेटे का उसे तलाक दिलवा देंगे। क्यों नहीं दुबई जाकर ये बात पता करने का विचार उन्हें पहले क्यों नहीं आया। चुपचाप शादी के लिए आई राधा की फोटो को एल्बम से निकालकर उन्होंने दुबई जाने का विचार बना लिया। घर में पता चला कि मोहन जी दुबई जा रहे हैं तो राधा ने डरते सहमते एक पत्र उन्हें पकड़ा दिया। बाबूजी, मौका लगे तो घर हो आइएगा, माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। कहकर उन्होंने पत्र ले लिया। राधा के घर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, लेकिन फिर भी कुछ टो लेने की खातिर उसके घर पहुंच गए। मोहन जी का अच्छे से स्वागत हुआ क्योंकि वो पहली बार यहाँ आए थे। मोहन जी बोले, बहू यहाँ कहाँ काम करती थी? वो शीघ्र ही मतलब की बात पर आ गए। मुगल होटल में चाचा जी, राधा के भाई ने उत्तर दिया। भाई साहब, हमारी इच्छा तो नहीं थी कि राधा होटल की नौकरी करे, पर नौकरी अच्छी थी, इज्जतदार होटल है और तनख्वाह भी ठीक ठाक थी। फिर आसानी से नौकरी कहाँ मिलती है। मोहन जी को लगा समधिन गोलमोल जवाब दे रही है कि होटल में उनकी बेटी का काम करना मजबूरी थी। होटल के स्वागत कक्ष में पहुंचकर उन्होंने राधा की फोटो दिखाकर पूछा, मुझे इन मैडम से काम था, क्या आप मुझे इनसे मिलवा सकती हैं? मैं यहाँ नई आई हूँ, पता करती हूँ, कहकर स्वागत कर्मी महिला ने एक बूढ़े वेटर को बुलाकर उनसे पूछा। फिर मोहन जी की तरफ इशारा किया। वो वेटर उनके पास आया। फिर साश्चर्य बोला, आप राधा जी के रिश्तेदार हैं? पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं, मैं उनका रिश्तेदार नहीं, मित्र हूँ। 1 वर्ष पूर्व उन्होंने मुझसे कुछ सामान मंगवाया था। आश्चर्य है, राधा बिटिया का तो कोई मित्र ही नहीं था। फिर आपसे सामान मंगवाना तो बिल्कुल गले से नहीं उतरता। मोहन जी को समझ में नहीं आया कि वो क्या उत्तर दे। वेटर कहता रहा, वो यहाँ रूम इंचार्ज थी, सारा स्टाफ उनकी इज्जत करता था, कि तभी मोहन जी की आंखों के सामने होटल का वो दृश्य घूम गया जब इसी होटल में उनके नागपुर के मित्र ठहरे थे। उन्होंने एक छोटा सा निर्णय लिया और उसी होटल में ठहर गए। जब यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो मंजिल का भी पूरा पता कर ही ले। शाम को नागपुर फोन मिलाया, व्यापार की कुछ बातें की। पता चला कि 2 दिन के बाद नागपुर की वो पार्टी दुबई आने वाली है, तो वो भी वहां रुक गए। मानो सब कुछ चलचित्र सा घटित हो रहा था। कभी मोहन जी सोचते कि पीछे हट जाएं, बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं वो, इसमें करारी मात भी मिल सकती है, क्या वो उसे पचा पाएंगे? पर इतने आगे बढ़ने के बाद बाजी कैसे फेंक देते। रात में नागपुर से आए मित्र के साथ उसके कमरे में बैठकर इधर उधर की बातों के बीच वो मुख्य मुद्दे पर आ गए। शर्मा जी, एक बात बताएं, ये लड़कियां कैसे मिलती हैं? शर्मा ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर हंसे। वाह, शौक भी जताया तो इस उम्र में भाई। हम तो ये सब छोड़ दिया है। हाँ, यदि तुम चाहो तो इंतजाम हो जाएगा, पर यहाँ नहीं। क्यों? ये होटल इन सब चीजों के लिए नहीं है, यहाँ इस पर सख्त पाबंदी है। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे कमरे से एक लड़की को निकलते देखा था। मिस्टर शर्मा कुछ पल सोचते रहे, फिर अचानक चौंक कर बोले, तुम 2 वर्ष पहले की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, वही, उसकी बात, लपक कर मोहन जी बोले। उनकी सांस तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि जीवन के किसी बहुत बड़े इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला हो।
मुझे याद है, वो लड़की यहाँ काम करती थी। मैंने उसे जब स्वागत कक्ष में देखा तभी मेरी नीयत खराब हो गई थी। अक्सर होटलों में मैं लड़की बुलवा लिया करता था। उस दिन हाँ, बाथरूम का नल टपक रहा था। उसने मिस्त्री भेजा था। दोबारा फिर जब मैंने शिकायत की तो तनिक ऊंचे लहजे में की थी, तो वो खुद ही चली आई। उस समय वो घर जा रही थी, इसलिए होटल के वस्त्रों में नहीं थी। इस कारण और भी आकर्षक लग रही थी। मैंने उसके हाथ पकड़कर नोटों की एक गड्डी उसके हाथ पे रखी, लेकिन वो मेरा हाथ झटककर तेजी से बाहर निकल गई। वो वाकया मुझे इस कारण भी याद है कि कमरे से निकलते वक्त उसकी आंखें आंसुओं में डूब गई थी। ऐसा हादसा हमारे साथ बहुत कम हुआ था। यहाँ से जाने के बाद मुझे दिल का दौरा पड़ा। अब ज्यादा उत्तेजना मैं सहन नहीं कर पाता। 6 माह पहले ही पत्नी भी चल बसी। अब सादा सरल जीवन काफी रास आता है। शर्मा जी बोलते जा रहे थे। उधर मोहन जी को लग रहा था कि वे हल्के होकर हवा में उड़ते जा रहे हैं। अब वे राधा की ओर से पूर्ण संतुष्ट थे। घर लौटते समय मोहन जी ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे कि जल्दबाजी में उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, वरना बहुत बड़ा पाप हो जाता। सच ही कहा है किसी ने कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। अनुमान भर से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि सच्चाई को पुख्ता करना चाहिए। मोहन जी जब घर लौटे तो उनके चेहरे की खुशी देखकर घर वाले बेहद खुश हुए। सुबह राधा को प्रसव पीड़ा जानकर मीना जी बहू को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। शाम को खुशखबरी मिली कि नन्ही परी आ गई है। ये सुनकर मोहन जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।